अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। बहरी अरब में उठा तूफ़ान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने में सिर्फ एक दिन बाकी है। 15 जून की शाम तक ये कच्छ ज़िले के जखौ पोर्ट से टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदाज़ा है। इसके चलते 4 मई को गुजरात और मुंबई के साहिली इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तेज़ हवाओं और ऊंची लहरों के चलते अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं गुजरात हुकूमत ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र के साहिल से 10 किलोमीटर की सरहद में उस अहाते के 7 जिलों में 50,000 से ज़्यादा लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेजा है। इलाके में NDRF की 18 टीमें तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर मवेशी ले जा रहे मुस्लिम शख्स का मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक जिले में मवेशियों को ले जा रहे 23 साल लुकमान अंसारी का गौरक्षकों ने मुबैना तौर पर पीट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। एक पुलिस अफसर ने इस सिलसिले में 4 मई के रोज जानकारी देते हुए बताया कि मामला 10 जून को उस वक्त पेश आया जब लुकमान अंसारी की लाश घाटन देवी में एक गड्ढे से बरामद की गई। पुलिस अफसर का कहना है कि 6 गौरक्षकों को हिरासत में लिया गया और कुछ दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों ने 17 घंटे तवील छापे के बाद तमिलनाडु के तवानाई, एक्साइज और प्रोहिबिशन के वजीर वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया। ईडी ने मंगल को छापे के बाद वजीर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ईडी के एहलकारों ने उन्हें पूछगछ के लिए अपने दफ्तर ले गए, जहां उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए ओमंदरार गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ICU में दाखिल कराया गया। जराये ने बताया कि मुतअद्दिद बुज़रा और हुक्मरान DMK के MLAs और पार्टी कारकुनों ने उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इलाज के बाद उन्हें आज बाद में रिमांड के लिए प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान है। ईडी के एहलकारों ने तफसीली पूछगछ के लिए नई दिल्ली ले जा सकते हैं।
मणिपुर में तशद्दुद की आग एक मरतबा फिर भड़क उठी है। रियासत के खामेन लोक इलाके में फायरिंग के दौरान 9 अफराद के हलाक हो जाने की इत्तला मौसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी के वाक़े में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। ताज़ा तशद्दुद के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक खातून समेत 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। राय के मुताबिक हलाकतें खामन लोग के इलाके में रात गए फायरिंग के वाक़े में हुई। तशद्दुद में हलाक होने वालों में से कुछ के जिस्म पर कटने के निशानात हैं और कई पर गोलियों के जख्म मौजूद हैं। नस्ली झड़पों की वजह से एक माह से ज्यादा अरसे से तनाव का शिकार शुमार मचे की रियासत मणिपुर में तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात के बाद कर्फ्यू में महदूद नरमी कर दी गई है। तकरीबन एक माह कबल मणिपुर में होने वाले नस्ली तशद्दुद में कम से कम 100 अफराद हलाक और 310 दीगर जख्मी हो चुके हैं। रियासत में अमन की बहाली के लिए फौज और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। ندعي كلام مشكل والله. खाप पंचायतों ने पहलवानों की हिमायत में और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए हरियाणा बंद का एहतमाम किया है। खाप पंचायतों ने इस दौरान बहादुरगढ़ के आसपदा मोड़ के करीब कौमी शाहराह नंबर 9 को बंद कर दिया। इसके अलावा दिल्ली रोहतक रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया। ख्याल है कि दिल्ली पुलिस को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम पर 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करनी है। ताहम इससे पहले ही किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया। खाप पंचायत ने ऐलान किया था कि हरियाणा बंद के जरिए राजधानी दिल्ली का दूध और पानी बंद किया जाएगा। ये बात इतवार को झज्जर के मंडोती टोल प्लाजा पर मुनक्किदा जनता संसद के दौरान कही गई थी।
दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज सीपीआई के कायद डी राजा से मुलाकात करते हुए मरकजी हुकूमत के उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ तायद मांगी जिसमें दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात को कम कर दिया गया था। इस मौके पर बात करते हुए डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ इस मुद्दे पर खड़ी है और मरकजी हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जब ये बिल बनेगा और पार्लियामेंट में वोटिंग होगी तो सीपीआई इसके खिलाफ में वोट देगी। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मरकजी हुकूमत की तानाशाही चल रही है और मरकजी हुकूमत लगातार जमहूरियत पर हमले कर रही है। इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आई हैं। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। आपको 2 उदाहरण देता हूं, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं दिल्ली सरकार में। विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ऑर्डर की ऐसे ऐसे होगा। विजिलेंस सेक्रेटरी ने अपने आप को अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हूं और एलजी के प्रति भी जवाबदेह, मैं उस अथॉरिटी जो बनाई है उसके थ्रू जवाबदेह हूं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए विजिलेंस सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस तरह एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी, जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोर्ट में बहुत कमजोर दलीलें दी। ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हियरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करना चाहिए। तो सेक्रेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए। The union government, he explained to us how the Delhi government has been made powerless and all powers have been grabbed by the union government. It is very atrocious. As far as our party, the Communist Party of India is concerned, we have made it very clear. Our party is with Mr. Arvind Kejriwal on this issue. In fact, our party is one of the parties which has been demanding full statehood to Delhi, because we have an elected government here, we have an elected chief minister, but no powers. Why? It is the same case with Puducherry. So our party has been raising this issue. Both Delhi and Puducherry should have full statehood. Now what the union government has done. बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक जलसे आम से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जो तंजीमें हिंदुस्तान की मुखालिफत करती हैं, राहुल गांधी उनसे बैरून मुल्क में मिल रहे हैं। मुल्क को एक बार नहीं अनेकों बार मुसीबत में डालने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डोकलाम के वक्त चीन के एम्बेसी के लोगों से मिलने उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने सवाल किया कि इस मुलाकात की क्या जरूरत थी। अगर मैं बताऊं, आजकल वो विदेश में है, जो संगठन भारत का विरोध करते हैं उनसे गलबाइयां कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और ये मिले
डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो उस समय चुपके चुपके आप किससे मिल रहे थे? चाइना के एम्बेसडर से क्यों मिल रहे थे? और राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फंड क्यों दिया? तो राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, शर्म नहीं आती? देश को एक बार नहीं अनेकों बार मुसीबत में डालने का काम तुम्हारी पार्टी ने और तुम लोगों ने किया है। भारत की प्रतिष्ठा के साथ मजाक किया है। आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष को और कांग्रेस के नेता को डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय में हमारे चीन के दूतावास के लोगों से मिलने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये प्रश्न है जिनका हमको उत्तर था। डिफेमेशन के एक मामले में मुजरिम ठहराए जाने के बाद पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किए गए कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक और डिफेमेशन का मुकदमा दायर किया गया है। इस मामले में राहुल गांधी, कर्नाटका के वजीर आला सिद्धारामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है। रियासती बीजेपी के एक लीडर केशव प्रसाद ने 9 मई को शिकायत की थी कि कर्नाटक के हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में ये कायदीन 40% करप्शन के इल्ज़ामात को इन्होंने एक मुद्दा बनाया था। इसे लेकर कांग्रेस ने 5 मई को न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार भी दिया था। इसमें दावा किया गया था कि बीजेपी हुकूमत ने 40% कमीशन का करप्शन कर पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज मुल्क की मईशत को लेकर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के सीनियर कायदीन विनीत पुनिया और दुबे अमिताभ ने आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनीत पुनिया ने कहा कि पिछले 9 साल में मोदी जी के टर्म में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 365% बढ़ा है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम बट्टे खाते में डाली गई यानी एनपीए में डाली गई, जिसमें से सिर्फ 13% खर्च वसूल किए गए। मोदी हुकूमत की पॉलिसियां ऐसी हैं जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार आम जनता के पैसों को अपने चुनिंदा दोस्तों पर निछावर कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का टोटल खर्च 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में वाज़ेह था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को शेयर बाजार में जाने और नए लोन लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब हुकूमत ने ये पॉलिसी बदलकर उन्हें खुली छूट दे दी है। 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में एनपीए 365% बढ़ा है। 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई। टू बी प्रिसाइज 10,09,510 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, जिसमें से केवल 13% कर्ज वसूली हुई। खास बात यह है कि जानबूझकर ऋण चुकता नहीं करने के मामले जो यूपीए सरकार के समय में 23,000 करोड़ थे, वो आज 2,40,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ये सीधा सीधा प्रमोशन देने वाली बात है। ये सीधा सीधा नीति की बात है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसे विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं हमारे पैसे। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है? एक लोकसभा में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेम्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए।
जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड these defaulters and fraudsters will be permitted to raise fresh loans. तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन धनी फाइनेंसर्स को अपने फाइनेंशियर्स के क्लब में फिर से शामिल करने की कोशिश कर रही है? ये क्या चुनाव से संबंधित है? मैं आपको एक दो आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जो फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट का आर्थिक बोझ है वो इस देश पे भारी पड़ा है। बैंकिंग फ्रॉड्स अब यूपीए के शासनकाल के मुकाबले में बैंकिंग फ्रॉड्स मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। 2005 और 14 के बीच बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 35,000 करोड़ थे। 2015 और 23 के बीच ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की तो लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो लोन वेवर और राइट ऑफ का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि राइट ऑफ एंड वेवर इज नॉट द सेम थिंग, लेकिन अगर आप देखें पिछले 5 साल में 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10 लाख करोड़ राइट ऑफ किया है। इसकी रिकवरी रेट कितनी है? 13%, यानी कि हर 8 रुपए में से सिर्फ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इंतखाबात लड़े बगैर ही जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रही है, जो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो यहाँ इलेक्शन मुनक़िद हुए होते। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो बीजेपी का सफाया होगा। जैसे जैसे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन नजदीक आएंगे वैसे वैसे इनकी हरकतें और बढ़ेंगी, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। इन साजिशों का अक्लमंदी से हमें मुकाबला करना है और हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि हम कहीं इन फिल्मों के बनने से या तो कमजोर हुए हैं या परेशान हुए हैं। इनको अपना झूठ फैलाने दीजिए झूठ का असर नहीं होगा। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं? आप या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके 3 जो मेन आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। सर, लिमिटेड की सीईओ है, कल उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे किसान आंदोलन था, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर चारशंबे को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। जब आग लगी तब वहां बड़ी तादाद में पैसेंजर्स भी मौजूद थे। यह आग एयरपोर्ट के 3C डिपार्चर टर्मिनल बिल्डिंग में लगी है। আগুন লেগে গেছে এয়ারপোর্টে। मध्य प्रदेश के दमोह में वाक़ गंगा जमुना सेकेंडरी स्कूल
के एक पोस्टर पर 10वीं जमात के गैर मुस्लिम तालिबात की हिजाब में तस्वीरें छापने के बाद से लगातार तनाज़ात में घिरा हुआ है। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, रियाजी के उस्ताद अनीस अत्थर और सिक्योरिटी गार्ड रुस्तुम अली को तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल में निज़ामी कार्रवाई अंजाम देने के लिए इंतजामिया ने बुलडोजर भी चला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को दमोह की म्यूनसिपल अथॉरिटी ने स्कूल के अहाते में तामीर होने वाली नई इमारत की पहली मंजिल से मुबैना तजावुज़ात को हटा दिया। कार्रवाई करने के लिए पहुंचे इंतजामिया के लोगों को मकामी लोगों और उस स्कूल के तुलबा के रिश्तेदारों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। क़ब्ल इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी रवाहमा मनसूख कर दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रियासत की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। किसी बुलडोजर चला रहे हो, ये बहुत गलत है और ये किस लक्ष्य, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए। मगरबी बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायती इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। 4 जुम्मे को जुनूबी 24 प्रगना जिले के कन्नेन में उम्मीदवारों की नामजदगी के दौरान हुक्मरान टीएमसी के 2 धड़ों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर बमों से हमला किया। ब्लॉक सदर साइबर लहड़ी की क़यादत में टीएमसी कारकुनों ने कैनिंग बस स्टैंड के करीब सड़क को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक और धड़े ने उन्हें उस वक्त रोका जब वो कैनिंग में बीडीओ ऑफिस में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे थे। दूसरा धड़ा टीएमसी एमएलए परेश राम का करीबी समझा जाता है। टीवी इंडस्ट्री में जूनियर नाना पाटेकर के नाम से फेमस तीर्थानंद राव ने मंगल के रोज फेसबुक पर लाइव जाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही उनके कुछ दोस्तों को ये पता चला, उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और घर पहुंच गए। इसके बाद तीर्थानंद को अस्पताल ले जाया गया। कॉमेडियन अब खतरे से बाहर हैं, अस्पताल से घर लौट आए हैं। तीर्थानंद को कपिल शर्मा के शो में नाना पाटेकर की मिमिक्री करने से पहचान मिली थी। उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा था कि वो एक खातून के साथ लिव इन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो 3-4 लाख रुपए का उन्हें खर्च हो गया है। वो खातून उनके साथ मारपीट करती है और जहनी तौर से उनका इस्तेहसार कर रही है। नाइजीरिया के कारा में पीर के रोज एक बोट नाइजर नदी में डूब गई। इस हादसे में 103 लोगों की मौत हो गई। 97 लोग अभी लापता हैं, वहीं 100 लोगों को बचा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट में 300 लोग सवार थे। सभी लोग एक शादी की तकरीब से लौट रहे थे। पुलिस ने मंगल के रोज इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। माली के दारुल हुकूमत बामाको से 230 किलोमीटर शुमाल में वाक़ सेगो शहर से मिलाने वाली कौमी सड़क पर गाड़ियों की टक्कर में कम से कम 15 अफराद हलाक और 32 दीगर जख्मी हो गए। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजारत ने बताया कि हादसा मंगल की अली सुबह मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे फाना और कोनोबोगो शहरों के दरमियान पेश आया। वजारत के मुताबिक 2 बसें मवेशियों को ले जाने वाले ट्रक से टकरा गईं। वजारत ने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवरों की आंखें चपकने की वजह से पेश आया। जुनूब मशरकी केनिया के 2 कस्बों में अल-शबाब शिद्दत पसंद ग्रुप के हमले में 6 फौजियों समेत कम से कम 12 अफराद हलाक और मुतादी जख्मी हो गए। मकामी अखबार द स्टार ने इतला दी है कि हमलावरों ने केनिया के सिक्योरिटी एजेंसियों पर हमला करने के लिए ताकतवर धमाका खैज का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने हमलों की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने कोई तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।